प्यारे बच्चों, मैं सतीशन सोनी अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल करेगी रोड कोटा से आज मैं आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ लेसन प्लान के अकॉर्डिंग एक नए विषय के साथ। और आज का हमारा नया विषय है संधि। संधि को अंग्रेजी शब्द में ज्वाइनिंग कहते हैं। आप सभी को मालूम है, आप लोगों ने मेरी पिछली कुछ वीडियो को देखे होंगे जिनमें हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मुख्य विषय बिंदु थे। वाक्य रचना पर आधारित था, काव्य तत्व रस पर आधारित था, वर्ण विचार वर्ण विच्छेद पर आधारित था और चिन्हों के प्रकार। ठीक उसी प्रकार से आज का जो हमारा विषय बिंदु है संधि, वह भी हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय बिंदु माना गया है, क्योंकि अभी तक जो आप लोगों ने देखा उनमें से सबसे मुख्य विषय बिंदु था वर्ण विचार वर्ण विच्छेद पर जो आधारित था। वर्ण विच्छेद पर आधारित वर्ण विचार और आज का विषय बिंदु जो संधि है, ये दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि इन दोनों की प्रक्रिया एक जैसे मिलती जुलती है। इन दोनों का प्रयोग भी एक जैसे ही होता है। इसलिए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज का विषय और जो आप लोगों ने पिछले वीडियो में आपने देखा वर्ण विचार को, वो दोनों मुख्य विषय बिंदु माने जाते हैं। ठीक, संधि का प्रयोग करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार आप भी संधि का प्रयोग करने से पहले एक बार वर्ण विचार को जरूर देख लें, तभी आप संधि का प्रयोग सही तरीके से कर पाएंगे। चलिए संधि के बारे में देखते हैं। मैं आपको संधि के संदर्भ में बताना चाहूँगा कि संधि का जो चैप्टर है बहुत बड़ा चैप्टर है। ये एक वीडियो पर पूरा हो पाना संभव नहीं है, इसलिए पूरा संधि का प्रयोग सीखने के लिए, संधि को पूर्ण रूप से समझने के लिए आपको मेरे आने वाले 2 और वीडियो को देखना होगा, तभी आप पूरा संधि सीख पाएंगे और पूरे संधि का प्रयोग कर पाएंगे। इसलिए आज के वीडियो में जितना हो पाएगा वो तो हो जाएगा, लेकिन आने वाले वीडियो को भी आपको लोगों को देखना होगा, तभी आप पूरा संधि का प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले संधि के परिभाषा में। तो संधि की परिभाषा क्या है? 2 निकटतम वर्णों के मेल से जो परिवर्तन का या बदलाव होता है उसे संधि कहते हैं। परिभाषा में क्या लिखा हुआ है कि 2 निकटतम वर्णों के मेल से। यहाँ पर परिभाषा में वर्ण बताया है कि वर्णों के मेल से। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संधि का अर्थ होता है मेल, और मेल को कहते हैं जोड़ना या मिलना। तो जब हम 2 आपस के शब्दों को जोड़ते हैं तो उसमें से एक नया शब्द बनता है, और वह एक नया शब्द जो होता है एक नया अर्थ स्पष्ट करता है, तब हम वहाँ पर संधि का प्रयोग मानते हैं। ठीक, परिभाषा में देखकर यहाँ पर वर्णों का मेल बता रहा है। मैं भी आपको क्या बता रहा हूँ? 2 शब्दों का मेल। ठीक है, तो जब हम 2 शब्दों को मिलाएंगे उसमें से वर्ण निकलेंगे, और वो वर्ण जो है आपस में जब जुड़ेंगे तो उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। इसलिए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्णों के मेल से आपको परिभाषित कर रहा है। चलिए देखते हैं संधि के प्रकार। संधि के 3 प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि की परिभाषा क्या है? स्वर और स्वर के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जैसे आपके सामने दिख रहा है ये कि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि और आयाति स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि इनके कोई भेद नहीं है। इसलिए 5 भेद स्वर के और व्यंजन और विसर्ग ये सब मिलाकर के हम 7 प्रकार के संधियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक, स्वर संधि की परिभाषा जैसे हमने आपको दिख रहा है कि स्वर और स्वर के मेल से जब आमने सामने दोनों स्वर वर्ण होंगे तो वह स्वर संधि ही कहलाएगा। ठीक, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, सिर्फ स्वर संधि का उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे लिखा है शिवालय। शिवालय, शिवालय को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? शिव धन आलय, शिवालय। वा का विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? यहाँ पर आ, और यहाँ पर आ ऑलरेडी दिखाई दे रहा है प्लस के बाद। इसका इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बड़ा आ। इसलिए जब 2 वर्ण निकल करके आते हैं, एक वर्ण ये और एक वर्ण ये, जब 2 वर्ण निकल के आते हैं, इन दोनों वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन, पहले शिव था, शिव मीन्स भगवान शंकर, और आलय मीन्स होता है भगवान शंकर के रहने की जगह या रहने का स्थान। तो आलय मीन्स होता है स्थान और शिव मीन्स होता है भगवान शंकर।
अभी हम अलग अलग पढ़ेंगे तो शिव का मतलब होता है भगवान और आलय का मतलब होता है स्थान, लेकिन शिवालय जब हम बोल देंगे क्या होगा, शिव का स्थान। तो ठीक दो वर्ण जब इसमें से निकलेंगे, वहां से आ निकलेगा और सेकेंड पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट से हमें आ ऑलरेडी दिखाई देगा और इसमें से आ निकल कर क्या आएगा, जब दोनों वर्ण आपस में मिलेंगे, जैसे इसमें परिभाषा में बताया है कि वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होगा इन शब्द में वो क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। लेकिन स्वर संधि की परिभाषा क्या कहता है कि स्वर और स्वर, स्वर और स्वर के मेल से। यहाँ पर ये अस्वर है और ये भी बड़ा अस्वर है, दोनों आपस में स्वर मिल रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे, स्वर संधि। शिवालय मतलब स्वर संधि का एक उदाहरण है। ठीक उसी प्रकार से अब हम चलते हैं स्वर संधि के भेदों पर। स्वर संधि के भेद में पहला पहला संधि का प्रकार है दीर्घ स्वर संधि। सबसे पहले दीर्घ संधि को समझेंगे। दीर्घ संधि को मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहूंगा कि संधि के जो सूत्र हैं उनको बहुत गौर से आप देखिएगा, समझिएगा, तभी आप संधि का प्रयोग सही तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका सूत्र लिखते हैं। संधि के प्रकार में जो भी सूत्र है वही उनका परिभाषा भी है। तो सबसे पहले इसका सूत्र लिख देते हैं। नंबर 1 सूत्र क्या है, ये आ प्लस बड़ा प्लस छोटा, ये सेम स्वर, चाहे इधर से इधर कर लें या ऐसे कर लें या ऐसे कर लें या ऐसे कर लें। समझ में आ गया होगा। ये जब मिलेंगे तब क्या बनेगा, बड़ा। बड़ा का मतलब होता है दीर्घ। हम दीर्घ संधि का अभी सूत्र बता रहे हैं। अभी दीर्घ संधि पे है, ये दीर्घ संधि पे बड़ा। सेकेंड नंबर सूत्र क्या है, छोटी बड़ी बड़ी छोटी। आप देख रहे होंगे, समझ रहे भी होंगे कि आमने सामने जो स्वर है ये सेम है। क्या बनेगा, ये बड़ी। फिर तीसरे नंबर पे क्या है, छोटा हो बड़ा हो, बड़ा हो छोटा हो। आप देख रहे हैं यहां पर क्या बनेगा, बड़ा हो। और एक चौथा नंबर का सूत्र है री के साथ री, क्या बनेगा, री। ये दीर्घ संधि के सूत्र हैं। अब आप इन सूत्रों को ध्यान से देख लीजिए। आ के साथ बड़ा, या कि आ के साथ छोटा, या बड़ा के साथ बड़ा, या छोटी के साथ बड़ी, या बड़ी के साथ बड़ी, यानी कि आपस में जब दो स्वर मिलेंगे तब वह स्वर संधि होगा। लेकिन दीर्घ संधि का फार्मूला क्या है कि सेम स्वर, स्वरों का जो प्रकार है एक जैसा होगा, तब वह क्या कहलाएगा, दीर्घ स्वर संधि। जैसे इसका उदाहरण बता रहे हैं, सूत्र नंबर 1 का उदाहरण जैसे बता रहा हूं, विद्यालय। विद्यालय, मान लीजिए विद्यालय हमारे सामने एक शब्द है। अब इसको हम विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद। अभी मैं सूत्र नंबर 1 का बता रहा हूं। ठीक, तो विद्यालय को हम 2 पार्ट्स में सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा, विद्या, और सेकेंड पार्ट हमारा क्या होगा, आलय। विद्यालय को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट में विद्या हो गया और सेकेंड पार्ट में आलय। विद्या का मतलब होता है ज्ञान, आलय का मतलब होता है स्थान। जहां पर विद्या का स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं, विद्यालय। यदि हम विद्या का स्थान बोलेंगे तो हम उसको दोनों को मिलाकर क्या बोल सकते हैं, विद्यालय। अब विद्यालय को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब फर्स्ट पार्ट में जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण से हमें क्या स्वर निकल के आता है सामने, विद्या बोलेंगे तो बड़ा आ सुनाई देगा, बड़ा। फिर सेकेंड पार्ट में फर्स्ट वर्ण जो है, फर्स्ट पार्ट का अंतिम वर्ण से निकलने वाला स्वर और सेकेंड पार्ट का प्रथम वर्ण
जो स्वर बन करके लगा हुआ है वो हमें दिखाई दे रहा है। बड़ा, आपको दिख रहा होगा कि ये बड़ा दिखाई दे रहा है, इसमें से आ निकल करके आया और ये हमें ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। हम दोनों को लिखेंगे और दोनों मिलकर क्या बनेगा, बड़ा। बड़ा को जब आपस में दो स्वर के वर्ण मिलेंगे, इनमें से जो बनेगा ये बड़ा आ बनता है, इसको हम क्या करेंगे, मात्रा में कन्वर्ट कर देंगे। बड़ा की मात्रा कैसे होती है, ये। अब जब इसमें से दो वर्णों के मेल से जो हमारे सामने वर्ण बन करके आएगा, उस वर्ण को हम मात्रा में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद इसको उठा करके फर्स्ट पार्ट में ऐड करेंगे। तो विद्या, इसमें से पहले से बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए ये जाकर के इसी में होगा, ठीक। और सेकेंड पार्ट का जो हमारा स्वर दिखाई दे रहा है वो स्वर रिमूव हो जाएगा, इसको रिमूव कर देंगे, ये रिमूव हो गया। अब बचे हुए शब्दों को हम लिख सकते हैं, विद्या और लय। कैसे लिख सकते हैं, विद्या, विद्यालय। कैसे लिख सकते हैं, विद्या और लय। ये हमारा दीर्घ स्वर संधि का पहले सूत्र का उदाहरण है। चलिए दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे सूत्र में क्या होता है, समझ में आ रहा होगा। दूसरे नंबर में लिखा है जैसे कि हमारे सामने कोई शब्द आता है गिरीश। गिरीश, गिरीश को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम होगा क्या, गिरी। सेकेंड पार्ट में क्या होगा, ईश। गिरी का मतलब होता है पर्वत और ईश का मतलब होता है देवता, पर्वतों का देवता या पर्वत में रहने वाले देवता, गिरीश, ठीक। फर्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पर क्या सुनाई दे रहा है, छोटी री बोलेंगे तो छोटी ई, छोटी री इसलिए छोटी ई निकलेगा। सेकेंड पार्ट में बड़ी जो स्वर हमारा है ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि ऑलरेडी दिखाई देगा, समझ में आ गया। छोटी री से छोटी ई निकल करके आया और सेकेंड पार्ट में हमें स्वर ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, इसलिए वो नीचे आ जाएगा और इसका क्या बनेगा, बड़ी। बड़ी ई को हम मात्रा में कन्वर्ट करेंगे। बड़ी की मात्रा इस तरह की होती है। ये बड़ी की मात्रा जो है, इन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनता है उसको मात्रा में कन्वर्ट करेंगे और जाकर के फर्स्ट पार्ट में ऐड करेंगे, फर्स्ट पार्ट में इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर छोटी री है तो क्या बन जाएगा, ये बड़ी री, ये बन जाएगा बड़ी री। ये बड़ी की मात्रा यहाँ आकर के ऐड हो गई, ये हो गया गिरी। और ये सेकेंड पार्ट का जो हमें स्वर दिखाई दे रहा था वो स्वर रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, सा और क्या बचा, गिरी। इसको लिख देंगे गी री श। ये हमारा हो गया इसका एग्जाम्पल्स। ये हो, उसके पहले मैं विद्यालय बताया था, उसका एग्जाम्पल्स हो गया था। अब देखते हैं तीसरे का उदाहरण। जैसे लिखा है तीसरे का उदाहरण, गुरुपदेश। एक मान लीजिए हमारे सामने शब्द है गुरुपदेश। इस ग्रुप यानी कि संधि में वही शब्द आपके परीक्षा में भी आएंगे जिनकी संधि विभाजित होती है। ऐसे कोई शब्द नहीं आ जाएंगे, जिनका संधि बनता है वही शब्द आपके सामने आएंगे, उसके लिए आप ध्यान देंगे। तो जैसे गुरुपदेश लिखा है, गुरुपदेश को हम सूत्र के हिसाब से फिर से हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा बनेगा गुरु धन, सेकेंड पार्ट में क्या होगा, उपदेश। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दो शब्दों को आपस में जोड़ेंगे तो अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तो गुरु मीन्स होता है ज्ञान देने वाले और उपदेश मीन्स होता है उपदेश देना, मतलब सीख देना। तो गुरु उपदेश, गुरु की जो सिखाई हुई चीजें होती हैं, गुरु उपदेश। यदि हम इसको मिला के बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, गुरु उपदेश। लेकिन वो हमारा इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक उसी प्रकार से जब हम गुरु उपदेश को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे
तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में रू है, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, छोटा ऊ। रू बोलेंगे तो छोटा ऊ स्वर निकल करके बाहर आएगा। फिर यहाँ पर सेकेंड पार्ट में ऑलरेडी हमें स्वर दिखाई दे रहा है, इसलिए ये छोटा ऊ, इस दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा, बड़ा ऊ। और जब बड़ा ऊ बनेगा तो ये जो वर्ण हमारा निकल के आएगी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मात्रा में। बड़ा ऊ की मात्रा इस तरह की होती है। ये बड़ा ऊ की मात्रा जो है कन्वर्ट होकर जो निकला है ये जाकर कहाँ ऐड होगा, फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पर। और ये सेकेंड पार्ट का जो हमारा स्वर दिखाई दे रहा है ये रिमूव हो जाएगा। बचे हुए शब्दों को हम लिख सकते हैं। गुरु, ये मात्रा यहाँ पर लगाओ, गुरु प्रदेश। आ गया होगा समझ में। तीसरे नंबर का भी उदाहरण समझ में आ गया होगा। अब चौथे नंबर को देख लेते हैं। देखिए हम इसमें सूत्र के हिसाब से चल रहे हैं और आपके सामने संधि वाले शब्द वही आएंगे जो संधि में विभाजित होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी शब्द आ जाएगा और उसको विभाजित करने। सबसे जरूरी है संधि में सही विभाजन, और सही विभाजन के साथ साथ हमें सूत्र का प्रयोग करना है साथ में। यदि हमें सूत्र याद है तो हम संधि का विभाजन आराम से कर लेंगे और उस शब्द की संधि भी बता सकते हैं। चौथे नंबर को देखते हैं तो क्या लिखा, जैसे मात्रण, इसका विभाजन क्या होगा, मात्र धन ऋण। मात्रण मीन्स क्या होगा, मात्र मीन्स होता है माता और ऋण मीन्स होता है कर्ज, माँ का कर्ज, मात्रण। ठीक, अब मात्रण को हम मिलाएंगे तो इसका मतलब क्या होता है, माँ का कर्ज। तो मात्र से ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। हम किसी भी शब्द को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पार्ट में आ गया मात्र, सेकेंड पार्ट में आ गया ऋण। इसमें से क्या निकल करके आएगा, फर्स्ट पार्ट के अंतिम वर्ड में क्या है, री। में री की मात्रा लगी, ये री की मात्रा है, ये मैं दिखा रहा हूं ना, ये री की मात्रा है, री। और यहाँ पर ऑलरेडी हमें री जो है स्वर दिखाई दे रहा है। दोनों मिलकर क्या बनेंगे, री। री का मात्रा कैसा होता है, इस तरह का होता है, इस तरह का। ठीक है, जैसे लिखते हैं क्री पा, क्री कृष्ण। तो री की मात्रा कैसे होती है, नीचे इस टाइप से लगा रहता है। ये मात्रा जो है ऑलरेडी जाकर किसमें, फर्स्ट पार्ट में ऐड होगा। यहाँ पहले से ऐड है पहले से, इसलिए ये यहाँ करने की आवश्यकता नहीं होगी। और सेकेंड पार्ट का जो हमारा स्वर है ये रिमूव हो जाएगा। जब ये रिमूव हो जाएगा तो क्या बचा, अड़ा और मात्र, ये बन जाएगा हमारा। मेरे ख्याल से आप लोगों को दीर्घ संधि के उदाहरण और सूत्र समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार वर्ण विच्छेद वाली चैप्टर को जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद आपको ये आ जाएगा। चलिए अब हमारा अगला संधि है गुण स्वर संधि। ध्यान से देखेंगे, जब तक आप संधि के सूत्र को ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक उतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, बहुत गौर से समझने की चीज है। ठीक है, चलिए अगला नंबर हम देखते हैं गुण स्वर संधि को। गुण संधि, गुण संधि का सबसे पहले सूत्र देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखते हैं गुण संधि का सूत्र क्या है। जैसे आ के साथ इसका सूत्र और परिभाषा वही चीज है, आप सूत्र देख लीजिए या उसको परिभाषा कह लीजिए, दोनों एक ही है। जैसे आ के साथ ई, बड़ा आ के साथ बड़ी, या ऐसे देख लीजिए या ऐसे देख लीजिए। ये जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा। आ के साथ ई और आ के साथ बड़ी, या छोटा आ के साथ बड़ी, या बड़ा आ के साथ छोटी, या छोटे इसके साथ ये, या इसके साथ ये, या इसके साथ, या इसके साथ ये, या इसके साथ ये, या इसके साथ ये, या इसके साथ ये, या ऐसे। आप देख सकते हैं
चारों तरफ से। जब आ के साथ ई का मेल होगा तो वहां पर क्या बनेगा, हमारा एक नया वर्ड क्या बनेगा, ए की मात्रा होती है इस टाइप से। नंबर टू में क्या लिखा है, आ प्लस ऊ, बड़ा प्लस बड़ा ऊ, आप देख रहे होंगे ये। यहां पर आ और ऊ मिलेगा क्या बनेगा, ओ। क्या बनेगा, जब आ और ऊ का वर्ण मिलेगा क्या बनेगा, ओ का मात्रा कैसा होता है, इस तरह से, ये ओ की मात्रा है। नंबर थ्री को देख लेते हैं। नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, जैसे आ के साथ री, आ के साथ री या बड़ा आ के साथ री, जब ये दोनों मिलेंगे क्या बनेगा, हर। इसके नीचे हलंत लगा रहेगा। हर का मतलब होता है रेफ, ये रेफ। हर का मतलब क्या होगा, ये रेफ। समझ में आ रहा है कि नहीं, हर का मतलब क्या है, रेफ। अब देखिए इसका प्रयोग करके देखते हैं, इसके उदाहरण कैसे कैसे हैं। देखिए नंबर 1 उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने लिखा है कि नरेंद्र, हमारे सामने मान लीजिए एक शब्द आया नरेंद्र। नरेंद्र को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, नर धन। सेकेंड पार्ट में क्या होगा, इंद्र। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या सुनाई दे रहा है, रा बोलेंगे तो आ। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है, स्वर ई। ठीक, आ और ई, आ और ई, आ और ई जब मिलेंगे क्या बनेगा, ए। क्या बनेगा, ए का कन्वर्टेड रूप क्या होगा, मात्रा के आधार पर, इस तरह से। और ये जाकर के कहाँ जुड़ेगा, फर्स्ट पार्ट के रा में। और सेकेंड पार्ट का हमारा जो स्वर दिखाई दे रहा था वो रिमूव हो जाएगा। कितना बचा हमारे पास, न रे और आधा न और द्रा, नरेंद्र। इस तरह से ये हमारा गुण स्वर संधि का सूत्र है और इसके एक उदाहरण है। नंबर 2 का उदाहरण मैं दे रहा हूं अभी, ये समझ में आ गया आपको, ध्यान से देखिएगा, जब तक ध्यान से नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा। नंबर टू का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है कि महोत्सव, महोत्सव हमारे सामने एक शब्द है। अब उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में महा धन उत्सव, ये सेकेंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में महा और सेकेंड पार्ट में उत्सव। महोत्सव का मतलब होता है बहुत बड़ा कोई फंक्शन, ठीक है। तो महा मीन्स होता है बड़ा और उत्सव मीन्स होता है खुशी या कोई फंक्शन, ठीक है। महोत्सव को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किए। तो फर्स्ट पार्ट हमारा महा हुआ, सेकेंड पार्ट हमारा हुआ उत्सव। अब महा से क्या निकल के आता है हमारा स्वर, बड़ा आ, महा, क्योंकि बड़ा आ है तो बड़ा आएगा, प्लस यहाँ पर ऑलरेडी स्वर दिखाई दे रहा है छोटा ऊ। हमारा सूत्र क्या कहता है, बड़ा आ के साथ छोटा ऊ मिलेगा या छोटा आ के साथ बड़ा ऊ मिलेगा या बड़ा के साथ बड़ा या छोटा के साथ छोटा, तो क्या बनेगा, वो बनेगा। क्या बनेगा, वो का कन्वर्टेड रूप क्या होगा, इस तरह से। वो का मात्रा कैसे होता है, इस तरह से। जो हमारा कन्वर्टेड रूप होगा, जो की मात्रा होगी, वो जाकर कहाँ जुड़ेगा, फर्स्ट पार्ट में। इसमें ऑलरेडी बड़ा हा पहले से बना हुआ है, केवल मात्रा को ऐड करेंगे इस तरह से। और ये सेकेंड पार्ट का हमारा जो स्वर दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बचा क्या हमारा, महो, महो और फिर आधा ता बचा, फिर सा बचा और फिर वाह, महोत्सव। ये इसका उदाहरण हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा होगा। इसलिए कि हम सूत्र के आधार पर शब्दों को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद उसको प्रयोग कर देते हैं। बहुत ही आसान है, ठीक है। अगला देखते हैं तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का क्या लिखा हुआ है, जैसे महर्षि, महर्षि।
महर्षि को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा महा, सेकेंड पार्ट में होगा ऋषि। महर्षि का मतलब होता है, महा मीन्स होता है बड़ा, और ऋषि मतलब होता है तपस्वी। कोई बड़ा तपस्वी हो उसको क्या बोलते हैं? महर्षि। ठीक है, तो महर्षि को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकल करके आएगा? बड़ा आ है तो बड़ा आ, क्योंकि जब हा बोलेंगे तो बड़ा आ सुनाई देगा हमें, तो बड़ा आ स्वर सुनाई देता है, इसलिए हम बड़ा आ लिखेंगे। फिर सेकेंड पार्ट में हमें ऑलरेडी स्वर दिखाई दे रहा है। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि फर्स्ट पार्ट में स्वर सुनाई देगा और सेकेंड पार्ट में स्वर लगा हुआ दिखाई देगा, इसलिए हम दोनों को नीचे ला के लिखेंगे। ये हो गया री। अब ये दोनों मिलेंगे आ और री। सूत्र हमारा क्या कहता है? आ और री मिलेंगे क्या होगा? हर। क्या होगा? हर। ये हर आधा रा के साथ है, इसलिए क्या है? इसका मात्रा क्या बनेगा? रेफ। इसका मात्रा क्या बनेगा? रेफ। ठीक, अब ये रेफ जो है जाकर किस में ऐड होगा? फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? महर्षि हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट पार्ट में ऐड इसको नहीं करेंगे। इसलिए ऐड नहीं करेंगे कि जब हम महर्षि को बोलते हैं तो महर्षि, हम जिसके साथ रा का उच्चारण करते हैं, हम हा के साथ रा का उच्चारण कर रहे हैं ना, जैसे महर हा के साथ रा कर रहे हैं तो महर्षि, तो हम जिसके साथ रा का उच्चारण करते हैं उसमें रेफ नहीं जुड़ता, उसमें रेफ ऐड नहीं होता, उसके आगे वाले वर्ड में होता है। ध्यान रखेंगे कि जब हम किसी भी शब्द के साथ रेफ का उच्चारण करते हैं तो उस शब्द में रेफ नहीं जुड़ता, उसके आगे वाले वर्ड में जाकर के जुड़ता है। ठीक, तो महर्षि, तो ये किस में जाके जुड़ेगा? सी में जुड़ेगा, क्योंकि ये साइलेंट हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, इसलिए सी में जाके जुड़ेगा। अब हम इसको क्या लिखेंगे? ये क्या हुआ? महर्षि, सी में जाकर रेफ बनेगा। ये हमारा करेक्ट हो गया। ठीक, इसके आगे अब मैं अगले वीडियो पे आपको वृद्धि संधि और यड़ संधि और आयादी संधि बताऊंगा। तब तक आप इसका प्रयोग कीजिए और हिंदी व्याकरण की सहायता ले लीजिए और एक नोट्स बना के रखिएगा। थैंक यू।